अब देखो, अब सही है क्या? ठीक आ रही सही अब है। तो सही है सर। मैं माइक ऑफ करता हूँ, ऑफ के बाद में आरिफ सर बोले और तब बताना सारी की आवाज आ रही है क्या नहीं आ रही। अब हम भारत का जो जल संसाधन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और अभी सर ने आपको थोड़ा सा पहले बढ़ा दिया है कि 71% जो जल धरातल पर है, और हम बात करते हैं उसमें से 3% जो है अलवणीय, जो जल पीने योग्य है, हमारे यूज आ सकता है उस तरीके से। क्या मेरी आवाज कट रही है क्या आप सभी को एक बार बताना? कट हाँ रही सर। है। बिल्कुल। सर अब आप बोलना एक बार, आप थोड़ा सा रीडिंग करना एक बार हल्का सा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आरिफ सर की आवाज कट रही थी पहले अभी, या मुझे ही कटी हुई आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल ठीक आ रही थी हमारे हमारे पास तो नहीं कटी हुई आई सर, हमें तो साफ सुनाई दी। तो मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर। आरिफ आरिफ सर आप पढ़ो सर इसको। ठीक है, भारत के आप ना जो जल। आप जी। ना बड़े बड़े रूप में समझिए, मोटा मोटा बड़ा नहीं है कि बड़ा बड़ा निकाल दो। अभी देखो इसमें बड़ा बड़ा ही तो दे रखा है कि भारत के क्षेत्रफल का 2 विश्व का 2.45 है, जल का 4% है, संख्या का 100% है, और कुल जल का 6,000 घन किलोमीटर है, धरातलीय क्षेत्र का 1859 मीटर है। थोड़ा सा धरातलीय संसाधन होते हैं, बाकी तो सभी को पता है संसाधन किस प्रकार से। मुख्य मुख्य बातें इसमें है कि जैसे इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान में जल संभव कैसे बढ़ते हैं, और इसके अलावा लेगून झीलें, पश्च झीलें क्या होती है, तो वो इसी में ही और बातें हैं, थोड़े थोड़े आंकड़े देखना। हाँ, थोड़ा कोशिश करते हैं। ठीक है, भारत के जल के जो संसाधन है वो पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि भारत विश्व के धरातल जो क्षेत्र है, धरातल क्षेत्र, उसके लगभग 2.45 की प्रतिशत जो जल संसाधन है उसका भी 4% बता रहा है। मतलब धरातल क्षेत्र कितना है? 2 पॉइंट मतलब 45, और जल संसाधन कितना है? 4%। और जनसंख्या कितनी है? लगभग 16% बता रखा विश्व का। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त जो कुल जल की मात्रा है लगभग 4,000 घन घन मीटर है। ये घन किलोमीटर दे रखा है, शायद हो सकता है इस तरीके से दे रखा होगा। तो जल की जो कुल मात्रा है इतना ठीक है। उसके बाद में दे रखा है कि धरातलीय जल को पुनः जो पूर्ति योग भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोग की जो है जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। इसमें आंकड़े दे रखे हैं। आंकड़े मुझे लगता है कि इतने आंकड़े अपने वैसे डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ये टॉपिक भाई एक संसाधन के रूप में है, वो भी अपन जब आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा इस तरीके से है ना। फिर कहता है आगे जो धरातलीय जल संसाधन है उसके बारे में देखते हैं। तो धरातलीय जल संसाधन के 4 मुख्य स्रोत हैं। नदी है, झीलें हैं, तलैया है, और तालाब है। देश में कुल नदियों तथा इन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1 पॉइंट इतना मतलब 6 किलोमीटर में अधिक और मिलाकर लगभग 10,360 नदियां हैं। भारत में सभी नदियां बेसिनों में जो है वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का जो है अनुमान किया गया है। फिर भी स्थलाकृतिक जलीय और अन्य दबावों के प्राप्त कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। आप कक्षा 11 की पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण में पढ़ चुके हैं कि भारत में वर्षा की अत्यधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है, और वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम केंद्रीय है। आप पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि भारत में कुछ नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और जल ग्रहण करने के क्षेत्र बहुत बड़े हैं। जो है गंगा है, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियां यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती हैं, जिससे कुल धरातलीय जल संसाधनों को 60% जो है पाया जाता है। दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं जो गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी है, वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में भी अभी भी संभव नहीं हो पाया है। तो ये क्या है, कुछ नदियों वगैरह के बारे में जो जल वगैरह कुछ आंकड़े वगैरह दे रखे हैं। तो नदी वगैरह अपना डायरेक्ट तो है नहीं, और अपने अगर कोई संसाधन है तो उसके बारे में कोई स्पेशल कोई लाइन आएगी तो उसको अंडरलाइन करेंगे। आगे कहता है भौम जल संसाधन। देश में कुल पुनः जो पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है।
उत्तर पश्चिम प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों में नदियां जो बेसिनों को भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल आदि अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधनों का मध्यम स्तर से उपयोग करते हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो जल के मांग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी और सामाजिक उथल पुथल और विघटन का कारण हो सकती है। मतलब ये कह रहा है कि जहाँ कुछ अधिक बरसात वगैरह होगी तो वो क्या भूमि जल का इतना ज्यादा प्रयोग नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भूमि जल का अधिक उपयोग किया जाता है। आगे कहता है कि लेगून और पस जल। लेगून और पस जल वो होते हैं जो तट के पास की जो रेखा एक होती है ना, तट रेखा, उसके पास जो अंदर अंदर का जो क्षेत्र रह जाता है वो समुद्र वाला जल। भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित है, मतलब कटा फटा है। इसी कारण बहुत सी लेगून और झीलें बन गई हैं। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का इन लेगूनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन, यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल है। इनका उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाइयों में किया जाता है। ये जल कहाँ उपयोग किया जाता है उसके बारे में बता रहा है कि भाई मछली पालन के लिए, चावल की कुछ किस्मों के लिए, नारियल के लिए, इस तरीके से जो खारा जल होता है लेगून वाला। आगे कहता है कि जल की मांग और उपयोग क्या है इसकी। पारंपरिक रूप में भारत की कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्था है और इसका जो जनसंख्या लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना कि 2/3 भाग, जो भाग, ये 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। जनसंख्या का मतलब है ना, 2/3 जनसंख्या का किस पर, कृषि पर निर्भर है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय घाटी का मतलब होता है जो बहुत सारे उद्देश्य को लेकर एक कोई परियोजना बनाई जाती है। तो ये नदी घाटी परियोजना में जैसे भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड है, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये आदि शुरू की गई हैं। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकता के लिए अधिक है। जल की जो मांग है ना, वो क्या है, सिंचाई की आवश्यकता से भी अधिक है, मांग ज्यादा है। तो ये बता रखा है कि कुछ जल के लिए हमारे कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं का नाम बताया इसमें। नॉर्मली आप देख सकते हैं इन चीजों को। आगे कहता है कि धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। एक तो भौम जल का और एक वैसे जो जल है अपना, ठीक है, उसका सबसे ज्यादा भौम जल का किसमें, कृषि में। इसमें धरातलीय जल का जो है 89% और भौम जल का लगभग 92% जल उपयोग किया जाता है। मतलब धरातल वाला कितना, 89, और भौम जल का 92% जो है उपयोग किया जाता है। जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का केवल 2% और भौम जल का 5% जो है भाग उपयोग किया जाता है। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक 9% है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों के अधिक है। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने का जो है संभावना है। सिंचाई के लिए जल की मांग की बात कर रहा हूँ। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा स्थानिक सामयिक परिवर्तिता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त हैं। उत्तर पश्चिम भारत दक्कन का पठार के अंतर्गत आता है। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतु में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है। इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई की खेती करना कठिन हो जाता है। और पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे पश्चिम बंगाल है, बिहार में, वे मानसून के जो मौसम में वर्षा अथवा इसकी जो असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देता है, जो कृषि के लिए हानिकारक होता है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है। उदाहरण के लिए चावल है, गन्ना है, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, केवल सिंचाई द्वारा ही संभव है। आगे कहता है कि सिंचाई की जो व्यवस्था है जो बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। भाई सिंचाई की वजह से ही हम कई फसलों को जो करते हैं ना उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसा पाया गया है कि जो सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज्यादा है। मतलब जो सिंचित भूमि है ना, वो ऐसी असिंचित भूमि से ज्यादा मतलब अपेक्षा है ना, मतलब ये कह रहा है कि कृषि उत्पादकता के लिए मतलब सिंचित ज्यादा भूमि, उसके बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है कि दूसरे फसलों की अधिकता उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता
आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव है। वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई थी। हरित क्रांति की जब बात कर रहे थे हम, पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी यूपी की बात कर रहे थे, उसमें अधिक सक्सेस हुए हैं। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत। इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। निवल सिंचित क्षेत्र का 76.1% पंजाब और 51%, 3% हरियाणा में कुओं और नलकूपों द्वारा जो है सिंचित है। इससे यह ज्ञात होता है कि ये राज्य अपने संभावित भूमजल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं, जिससे कि इन राज्यों में भूमजल की जो है कमी आ चुकी है। क्योंकि पंजाब जो है लगभग 76.1% और जबकि 51.3% हरियाणा इस जो नलकूपों के माध्यम से जो भूमजल है उसको उपयोग कर रहा है। इन राज्यों में भूमजल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भूमजल स्तर नीचे हो गया है। वास्तव में कुछ राज्य जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण जो है भूमिगत जल में फ्लोराइड का समकेंद्रण बढ़ गया है और इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या के समकेंद्रण की वृद्धि हुई है। तो ये देख रहे ना, संख्या जो संख्या है, ये क्षेत्र दे रखा है, जो भी चीज दे रखी है, ये अधिक कहाँ पर समकेंद्रण है इसका, तो इसका कह रहा है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में, है ना, इस तरीके से। आगे कहता है कि ये कुछ संभावित नीचे दे रखी क्रियाकलाप, उसको आप देख लेना। आगे कह रहा है कि संभावित जल समस्याएं, जल की जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने की दिन और प्रति कम होती जाती है, मतलब प्रतिदिन ये क्या जनसंख्या के हिसाब से कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता जा रहा है और इस कारण उपयोगी जल संसाधन की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। इससे पहले थोड़ा सा अपन जो पहले वाला एक चित्र है उसको हल्का सा देख लेते हैं। नॉर्मली भारत में कुछ नदी कौन कौन सी वैसे मुख्य रूप से वैसे ही इसमें देखो, आप पश्चिम की तरफ देखोगे ना, जहाँ गुजरात और महाराष्ट्र लगभग, तो वहां देखोगे आप, वहाँ साबरमती एक बेसिन है जो राजस्थान से आ रही है, साबरमती, फिर माही बेसिन है, फिर नर्मदा है, फिर ताप्ती है। ठीक है, उसके बाद में हम पूर्व की तरफ चलेंगे, जब पश्चिम बंगाल के नीचे से वहां से बात करेंगे स्वर्ण रेखा, फिर उसके बाद बात कर रहे हैं ब्राह्मणी और बैतरणी बेसिन है, फिर महानदी है, फिर उसके बाद नीचे देखेंगे तो जैसे वो हम पढ़ते हैं ना, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वो वाली नदियां हैं। इस तरीके से बस दे रखा है चित्र, कुछ नहीं। बाकी आप इसमें जो मेन चीज दे रखे, जो पश्चिम प्रवाह और पूर्वी प्रवाह, इस तरीके से दे रखा है कि नदियों का प्रभाव किस साइड है, पश्चिम की तरफ पश्चिम और पूर्व की तरफ नदियां वगैरह हम पढ़ते हैं। राजस्थान भारत में है नहीं स्पेशली टॉपिक, इसलिए पढ़ा नहीं था हमने। ठीक है, अब वापिस आ जाते हैं हम, जल के गुणों को ह्रास क्यों हो रहा है। ये कह रहा है कि जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। जल का बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों और औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। इस प्रकार के पदार्थों जल के गुणों की कमी लाते हैं और इसे मानव उपयोग के योग्य नहीं रहने देते हैं। जब विषैली पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं तो ये जल घुल जाते हैं अथवा जल में निलंबित हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुणों की कमी आ जाती है। जलीय तंत्र प्रभावित होते हैं, कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं, भूम जल को प्रदूषित करते हैं। देश में गंगा है, यमुना और दो अत्यधिक प्रदूषित ये जो है नदियां हैं। कौन सी? गंगा और यमुना। मतलब अत्यधिक ये कैसी है? प्रदूषित है। ठीक है, चित्र 6.2 में गंगा और इसकी सहायक नदियों के बारे में आप इस शहर वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नॉर्मली आगे बताता है ये क्रियाकलाप है कुछ, फिर है जल संरक्षण और प्रबंधन। इसका संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है, प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है, उसके बारे में बता रहे हैं। ये कहता है कि अलावणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषण विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। विलवणीकरण द्वारा सागर महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता इसकी अधिक लागत के कारण जो है नगण्य हो गई है। जल तो हमारे पास बहुत है सागर महासागरों में, लेकिन उसको हम जब शुद्ध करेंगे ना तो उसमें अधिक लागत आ जाती है, इसलिए वो चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत जो है कदम उठाने चाहिए।
और प्रभावशाली नीतियां और कानून बनाने हैं और जल संरक्षण के लिए प्रभावशाली उपाय अपनाने हैं। जल बचत तकनीक और विधियों के बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। इससे अच्छा गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा और वर्तमान में पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया जाता है कि फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। एक तो ये ध्यान रखना, जल कैसा चक्र है, मतलब एक अपन पे चक्रीय है या नहीं है, ये तो देख सकते हैं तो चक्रीय है, क्योंकि हम देखते हैं जब समुद्रों से पानी भाप के रूप में ऊपर आता है, फिर बादलों में, फिर उस पानी बरसात आ जाता है, जितना हमें यूज होता हो जाता है, वापिस कहाँ चला जाता है, समुद्रों में चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से। फिर आगे कहते हैं क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप आप घर आराम से देख लेना बाद में। ये आगे कहता है कि जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न जो विधियां जैसे अंतःस्रवण, तालाब है पुनर्भरण, कुआ आदि के द्वारा भौम जल का संचयन पुनर्भरण शामिल है। एक पेज यथापि बीच में छोड़ तथा दिया सर शायद आपने। कौन सा रह गया? अच्छा, रह गया क्या? किस तरफ? हाँ, हो सकता है रह गया हो। विधियों के विकास, ये वाला। हम्म। चलो एक बार थोड़ा सा आप इसको कर दो, फिर मैं आगे से करूँ। मैं करूँ कहाँ से क्या? रह गया था? हाँ हाँ बिल्कुल आप। ठीक है, इसमें चित्र है 6.2, हम्म, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा कोई चित्र दिया गया है। इसमें अच्छी गुणवत्ता का जो पानी है वो गंगा के मैदान में आता है सबसे ज्यादा। निम्न गुणवत्ता का पानी है वो दक्षिणी भारत के जैसे जो है गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इससे यहाँ से जो बहता है वो निम्न निम्न गुणवत्ता का पानी है। और उच्च गुणवत्ता वाला जो ग्लेशियर से आता है वो है। और इसके अलावा एक और है, जो बिहार वाला जो क्षेत्र है ना, वाराणसी से आगे का जो क्षेत्र है, उसको निम्न निम्न गुणवत्ता का पानी कहा गया है। ये थोड़ा सा नदियों का संदर्भ में देख सकते हैं कि विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। जल संभर, उसमें है जल संभर विकास, कौन कौन से? जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण का उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल में संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उसके बाद में जल का निवारण, जल प्रदूषण का निवारण। एक बार मैंने आपको पहले से क्वेश्चन डाला था, कभी एक बार पूछा था कि वर्तमान में जो जल की आपूर्ति है वो, कई बार हम कहते हैं कि पानी बचाओ बिजली बचाओ, तो इस प्रकार से क्या है कि जो जल का है ना ये चक्रीय है। अभी सर ने बताया था कि जल चक्रीय है और भाप द्वारा बनकर वो वापिस नदियों द्वारा आता है। हमें क्या करना चाहिए अच्छे जल प्रबंधन के लिए? जो नदियों और बाढ़ का जो समय जब पानी आता है ना, तो उसका बचाव करना चाहिए। मुख्य मुख्य तो यही कहना चाहता है ये पूरा लेसन। अब क्या है कि जल प्रदूषण का निवारण क्या है? उपलब्ध जल संसाधनों तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। किसका? संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। देश में मुख्य नदियां प्राय पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों से तथा कम क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। कम बसे क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता पाई जाती है जल की। मैदानों में नदी का जल उपयोग गहन रूप से कृषि और पीने, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अपवाहिकाओं को द्वारा कृषिगत उर्वरक और कीटनाशक जैसे घरेलू ठोस और अपशिष्ट पदार्थ ऐसे हैं कि जल में जो सड़गल कर वो खत्म न हो, तो ठोस और अपशिष्ट पदार्थ है और औद्योगिक बहिस्राव नदी में मिला दिए जाते हैं। और नदियों में प्रदूषक का केंद्र गर्मी और मौसम से बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि इस समय जल का प्रवाह कम होता है। किस कारण? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना इसको, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका लोग है CPCB। CPCB राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPC के साथ मिलकर 507 स्टेशनों को राष्ट्रीय जल संसाधन गुणवत्ता मॉनिटरिंग किया जा रहा है। राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग है वो 507 वाला, ये थोड़ा सा आंकड़ा याद किया जा रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आंकड़ा यह दर्शाता है कि जैव और जीवाणुविक प्रदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। क्या है? जैव और जीवाणुविक प्रदूषण जो है नदियों में
प्रमुख प्रदूषण का स्रोत है। दिल्ली और इटावा के बीच में यमुना नदी में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दूसरी प्रदूषित नदियां अहमदाबाद में साबरमती है। अहमदाबाद की कौन सी नदी? साबरमती। दिल्ली के पास में है यमुना, ये दिल्ली और यमुना के बीच में ज़्यादा है। उसके बाद में लखनऊ में है गोमती नदी, और मुद्रई में है काली नदी, अडयार में है कुओम नदी, संपूर्ण विस्तार इसका पूरा का पूरा विस्तार कुओम नदी का, और वैगई दो है, और हैदराबाद में है मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है वैसे तो, वैसे है मूसी नदी। और कानपुर और वाराणसी में है गंगा नदी। यानी कि आपको पूछे कि भी गंगा नदी कहाँ कहाँ प्रदूषित ज़्यादा है, तो कानपुर और वाराणसी में। भौमजल के प्रदूषण में विभिन्न प्रकार के भागों में भारी विषैली धातुओं और फ्लोराइड और नाइट नाइट नाइट्रेटस नाइट्रेटस के संकलन के कारण होता है। नॉर्मल सा पूछ सकता है कि जल प्रदूषक कौन कौन से हैं, तो फ्लोराइड और नाइट्रेटस। इसके अलावा जैव और जीविक जीवाणुविक प्रदूषण ये भी हो सकता है, संकेंद्रण के कारण होता है। उसके बाद में वैधानिक संस्थाएं, जो वैध संस्थाएं हैं, एक तो होती है वैधानिक संस्थाएं, एक होती है संवैधानिक संस्थाएं। वैधानिक संस्थाएं जो वैध होती है वो वैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं वो जिनका जिक्र संविधान में किया गया है, उनको संवैधानिक संस्था कहते हैं। वैधानिक संस्थाएं जैसे जल अधिनियम 1976, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, यानी कि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण जल अधिनियम है 1976 का। पर्यावरण जल संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये अलग अलग है। तो इसी प्रकार जल संरक्षण अधिनियम है ये 1976 का है। और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, पर्यावरण की सुरक्षा से अधिनियम है 1986, ये तो पढ़ते ही हम, प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित नहीं हुए हैं। परिणाम यह है कि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग, यानी कि अलग अलग प्रकार के उद्योग हैं, उनको चिन्हित किया है सरकार ने। तो 1997 में जो प्रदूषण फैलाने वाले थे ना, वो 251 उद्योग थे। नदियों और झीलों के किनारे स्थित किए गए थे। जल उपकर अधिनियम 1977, ये थोड़ा सा एक और अधिनियम है, जल उपकर अधिनियम 1977, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना है। सीधा पूछ ले कि आप समझे किस उद्देश्य, किस अधिनियम का उद्देश्य है जल प्रदूषण को कम करना है? जल उपकर अधिनियम 1977 है या जल अधिनियम 1976 है? जल के महत्व और जल के महत्व और जल प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है। इस पर जागरूकता और उसकी भागीदारी में कृषि हितकारियों और घरेलू औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। जल का पुनः चक्रण, यानी कि जल को दोबारा प्रयोग करना, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते हैं। पुनः चक्रण और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते हैं इसके। इनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग, जैसे कि शोध शोधित अपशिष्ट जल, औद्योगिक जल के लिए एक आकर्षक विकल्प है। शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है, और जिसका उपयोग शीतलक और अग्निशमन के लिए करने में वे जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में उपयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए उपयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि हम शहरों में जो नहाने और कपड़े धोने और इसके अलावा जो रसोई के लिए जो पानी यूज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो शहरों में ज़्यादा उपयोग होता है और नालियों के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। परंतु उसमें जैसे डिटर्जेंट का उपयोग करना, जो बर्तन मांजने वाले जो रासायनिक पदार्थ है उनका प्रयोग करना, तो जिससे क्या होता है वो रासायनिक हो जाता है सारा का सारा। उस जल का प्रयोग कृषि कार्य के लिए स्पष्ट सीधा नहीं किया जा सकता। तो उनमें अगर थोड़ी कमी हो ना, जैसे राख से बर्तन मांजना या साफ पानी से धोना है, वो भी अगर हो तो क्या है कि वो दोबारा रीयूज हो सकता है। परंतु क्या कह रहा है कि बागवानी में किया जा सकता है, पर इसकी अच्छी गुणवत्ता वाले जल को पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली वगैरह, दिल्ली है, मुंबई वगैरह शहरों में है, तो वहां पर तो क्या है, इस पानी का जो वापिस आता है तो उसको रिसाइकिल किया जाता है।
इसके अपशिष्ट वगैरह निकाल दिए जाते हैं आरओ के माध्यम से, तो उसी पानी को दोबारा रिसाइकिल कर दिया जाता है, जो कपड़े धोने में यूज होता है। और रसोई के लिए जो पानी नालियों द्वारा शहर से बाहर निकलता है, तो उसको रिसाइकिल करके वापस उसी को भेज दिया जाता है। वर्तमान में पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है, फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः प्रयोगिता जल की उपलब्धता व्यापक है। उसके बाद में जल संभर प्रबंधन, ये क्या चीज है? जल संभर प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य है मुख्य रूप से धरातलीय और भौमजल के संसाधनों में दक्ष प्रबंधन से। यानी कि एक तो धरातल का जो जल है ना, उसका प्रबंधन करोगे आप। धरातल पर क्या है? नदियों के द्वारा, झीलों में जो पानी है, नदियों में जो पानी, और धरातल पर जो भी जो पानी बह रहा है, एक तो उसका प्रबंधन करोगे। दूसरा है भौमजल, जो कुओं में और नलकूपों के द्वारा निकाला जाता है, उसका प्रबंधन करोगे। तो उसी चीज को जल संभर का प्रबंधन कहा है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना, जो पानी ज्यादा बह जाता है जैसे नदियों द्वारा बरसात के समय में जो बह जाता है, उस पानी को रोकना। कहता है कि अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों, कौन कौन सी विधियों? जैसे कि अंतःस्त्रवण, तालाब पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौमजल का संचयन कर पुनर्भरण में शामिल है। यानी कि उस पानी को रिफिल करना जमीन के अंदर। तथापि विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधन, कौन कौन से? प्राकृतिक, जैसे कि भूमि है, जल है, पौधे है और प्राणी है, और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन एवं विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया गया है। कि मनुष्यों का भी विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। अगर पानी उनके पास ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा उसका वेस्ट करे, तो विवेकपूर्ण उपयोग है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच में, प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच में संतुलन लाना है। यह जल संभर का उद्देश्य है। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। किसके सहयोग पर? संप्रदाय के। कौन सा संप्रदाय है? जैसे सामाजिक संप्रदाय है तो अलग अलग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे जितने भी हैं, वो सारे अपने अपने स्तर पर क्या है, छोटे छोटे कार्यक्रम वगैरह चलाएं, तो जिससे क्या है, मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर आधारित है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इसमें से कुछ और सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, यानी कि कुछ दूसरे गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा भी चलाए जैसे उनमें है कि एक हरियाली, हरियाली नाम का है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में, किसके अंदर? ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई और मत्स्य पालन के लिए, वन रोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जाती है। अंडरलाइन करना इस चीज को, ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जाती है, और गाँव के लिए, नगरों के लिए नहीं है ये। कौन सी? हरियाली। क्योंकि नगरों में कौन सी हरियाली होती है? इस कारण से जो हरियाली कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। उसके बाद में एक और प्रोग्राम है नीरू मीरू, नीरू और मीरू, जैसे वो एक तोता मैना वाली सी कहानी आती है नहीं पहले, मीना मीना नाम की, उसी प्रकार से नीरू मीरू है ये। जल और आप, नीरू मीरू का अर्थ क्या है? जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के द्वारा, अंडरलाइन करना इसको, आंध्र प्रदेश के द्वारा नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया। और अरवारी पानी संसद, अरवारी पानी संसद ये अलवर में चलाया गया था। सर यहीं पे तालाब वगैरह खोद रहे हैं सर, वही है। अच्छा। हम्म। राजस्थान के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं, जैसे कि स्त्रावण, तालाब तोड़, जोहड़ की खुदाई की गई और अनेक रोक बांध बनाए गए। तमिलनाडु में घरों, वहां की बात करें, तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संचय को आवश्यक आवश्यक संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जहां पर घरों का जो जल है उसका संग्रहण किया जाएगा? तो वो है तमिलनाडु। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना, जल संग्रहण संरचना होती है कि जो वर्षा का पानी होगा ना, तो वो कहाँ स्टोरेज होगा? गली में बहा नहीं सकते उसको, तो आपको एक पहले से टैंक भी बनाना पड़ेगा, और उसका छत का जितनी भी है साफ सफाई करनी पड़ेगी, कच्ची छत नहीं छोड़ सकते आप।
और पानी जाएगा तो कहाँ जाएगा, कितना स्टोरेज होगा, अगर आप सीधा भूमिगत कर रहे हो या इसके अलावा उसको बर्तन धोने या फिर गाड़ी वगैरह धोने के लिए उपयोग कर रहे हो। तो जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं, इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता, यानी कि बिना जल संग्रहण संरचना के मकान नहीं बना सकता। उसके बाद में है कुछ क्षेत्रों में जल संभर विकास परियोजनाएं पर्यावरण और व्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल हुई है, फिर भी सफलता कुछ ही की कहानियां हैं, सफलता कुछ ही की कहानियां हैं। अधिकांश घटनाओं में कार्यक्रम अपनी उदीयमान अवस्था में ही है, यानी कि अभी उदय ही हो रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है, तो अभी मतलब चल ही रहा है, समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि समाप्त का मतलब है कि कार्यक्रम को सफलता मिल गई, परंतु ये उदीयमान ही हो रहा है अभी। देश के लोगों के बीच में जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पादन करने में आवश्यकता है। इसे एकीकृत जल प्रबंधन संसाधन प्रबंध उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय विकास एवं निश्चित रूप से की जा सकती है, यानी कि सतत पोषणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, ये भी इसी के अंतर्गत है ये। उसके बाद में है वर्षा जल संग्रहण, कि वर्षा के जल का कैसे संग्रहण किया जाए। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल भृतों के पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है। यह एक कम मूल्य, यानी कि इसका मूल्य कम है, यह कम मूल्य और पारिस्थितिकी के अनुकूल विधि है, जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों में, गड्ढों में, कुओं में एकत्रित किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रह पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, और फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे प्रदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता भी बढ़ाता है। मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। ये पानी को इस प्रकार से यूज करने से क्या होता है कि मृदा अपरदन और बाढ़ को भी रोकता है, इससे कि इसे जल वृत्तों के पुनर्भरण में के उपयोग में भी किया जा सकता है। तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को भी रोकता है। ये प्रदेश में विभिन्न समय से लंबे समय से अनेक विधियों के जल वर्षा जल संग्रह करते आ रहे हैं। कौन कौन से, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशयों जैसे कि झील, तालाब, सिंचाई के तालाब अवधि में किया जा सकता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के ढांचे, जिन्हें कुंड कहा जाता है और टांका कहा जाता है, एक ढका हुआ भूमिगत टंकी होती है, उसको टांका कहा जाता है, नाम से जानी जाती है, जिसका निर्माण घर अथवा गांव के आसपास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इनके नाम कई बार आते हैं, कुंड और टांका, टंकी वगैरह भी कह सकते हैं उसको। वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न विधियों को समझने के लिए चित्र 6.3 को देखें आप। अब है रोलेगन सिद्धि और अहमदाबाद महाराष्ट्र में जल संभर विकास की वस्तु स्थिति का अध्ययन किया है। महाराष्ट्र में अहमदानगर जिले में रोलेगन सिद्धि एक छोटा सा गांव है। यह पूरे देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है। 1975 में यहाँ एक गरीबी और शराब और गैर कानूनी व्यापार का जाल में जकड़ा हुआ था। इस 1975 की बात है, आज़ादी के लगभग 25-30 साल बाद की। उस समय गांव में परिवर्तन आया जब सेना का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी इस गांव में बस गया और जल संभर विकास कार्यक्रम आरंभ किया। इसमें गांव वालों को परिवार नियोजन और ऐच्छिक श्रम, खुली चराई, वृक्षों की कटाई रोकने के लिए मद्यपान निषेध के लिए तैयार किया गया। ऐच्छिक श्रम और आर्थिक सहायता के लिए सरकार द्वारा कम से कम निर्भर रहने के लिए आवश्यक था। उस स्वयं सही कथा अनुसार इसमें योजनाओं की लागत का समाजीकरण कर दिया। जो व्यक्ति गांव के बाहर काम कर रहे थे, उन्होंने भी उनके प्रति 1 महीने का वेतन देकर विकास में योगदान दिया। गांव में अंतःस्रावी तालाब के निर्माण के साथ कार्य शुरू हुआ। 1975 में तालाब में पानी नहीं रुक सका, तटबंध की दीवारें रिस रही थी। तटबंधन को स्वैच्छिक रूप से मरम्मत करने के लिए लोगों ने एकत्रित किया गया।
लोगों की याद में पहली बार गर्मी में इतने नीचे 7 कुओं के जल भर गया। लोगों ने अपने नेता और अपने विचारों में अपना विश्वास भी दिखाया। नौजवानों ने एक समूह बनाया जिसमें तरुण मंडल कहा गया। समूह में समूह ने दहेज प्रथा, जातिवाद और छुआछूत के प्रतिबंध लगाने का काम किया। शराब आसवन इकाई खत्म कर दी गई और मद्य निषेध लागू कर दिया गया। थान व चारा देने पर थान पर चारा देने पर जोर देकर खुली चराई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। गहन जल फसल जैसे कि गन्ने की खेती के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। पानी की आवश्यकता वाली फसलों के लिए जैसे दालें, तिलहन, कुछ नकदी फसलों का भी प्रोत्साहित किया गया। स्थानिक संस्थाओं के सारे चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर किए गए। इसमें संप्रदाय के नेताओं द्वारा लोगों का पूर्ण प्रतिनिधित्व बना दिया है। न्याय पंचायत प्रणाली स्थापित की गई। तब से कोई भी मुकदमा पुलिस को नहीं दिया जाता है। 22 लाख रुपए की लागत से एक विद्यालय का मरम्मत इमारत का भी निर्माण किया गया। गांव के संसाधनों के उपयोग भी किया गया। इसके लिए कोई भी दान नहीं लिया गया। आवश्यकता पड़ने पर धन का कर्ज लेकर बाद में वापस भी कर दिया गया। गांव वालों ने इस आत्मनिर्भरता से गर्व महसूस किया। गर्व की यह प्रेरणा कुसार ऐच्छिक भावना की भी अनुप्रेरणा में श्रम की जिम्मेदारी भी एक नई प्रणाली का विकास हुआ है। लोग कृषि कार्य में स्वेच्छा से एक दूसरे के प्रति मदद करने लगे। भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार मिल गया और ग्राम आजकल सर्वसम्मति से ग्रामों में उनके भूमि खरीदने में योजना बनाते हैं। वर्तमान में जल पर्याप्त मात्रा में है। खेती फल फूल रही है। यद्यपि उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक हो गया है। के बाद कार्य जारी रखने के लिए वर्तमान पीढ़ी की एक समृद्धि को बनाए रखने की योग्यता और के संबंध में प्रश्न उठाता है। आज भी उनके शब्दों में उनका उत्तर मिल जाता है। उनके जैसे शब्द होते हैं उनके साथ उनका उत्तर मिल जाता है। रोलेगन के विकास और प्रक्रिया एक आदर्श गांव बनाने के तक नहीं रुकेगी। यानी कि रोलेगन के विकास की प्रक्रिया है ना, वो एक आदर्श गांव जब तक नहीं बन जाएगा ना, तब तक गांव यह प्रक्रिया नहीं रुकेगी। बदलते समय के साथ लोगों के विकास और उनके रास्तों की ओर अग्रसर हुए। भविष्य में रोलेगन देश का एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। रोलेगन सिद्धि के जल संभर का विकास के बाद का जो है समस्याओं में कम करने के लिए उपायों को पहचानना क्या होता है, एक सफल कहानी बताती है ये। अब उसके बाद में 4 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र दिया गया है जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण। इसमें परस्पर कूप दिए गए हैं और चक डैम दिए गए हैं। और चक डैम के अलावा जो उत्तर मैदानों से या फिर उत्तरी पहाड़ों से जो नदियां आ रही है वो क्या कर रही है कि चक डैम के अंदर यहाँ पर रुक रही है और वो सीधा नहीं मिल पा रही। उसके बाद में झीलों द्वारा जल संरक्षण। छोटी छोटी झीलें बनाई गई है जिनमें क्या है कि जो पहाड़ों से नदियां आ रही है उनका पानी यहाँ संचित होता है और आस पड़ोस में मकान दिखाए गए हैं। उसके बाद में सर्विस कूप के द्वारा जल संरक्षण। सर्विस कूप के द्वारा क्या है कि छत का जो पानी है वो एक पाइप के द्वारा ब्रिक्स 36 के होते हुए सर्विस कूप में चला जाता है, बिल्कुल नीचे पाताल में। यह है सर्विस कूप। उसके बाद में पुनर्भरण कूप क्या होता है, जल द्वारा जल संरक्षण। इसमें पुनर्भरण होता है जिसका मुंह खुला होता है पुनर्भरण कूप का, जिससे पानी वापस निकाला जा सकता है। एक होती है भंडार टैंकी। इसके बाद में है बालू छनित्र। बालू छनित्र यानी कि हो सकता है कि कोई ऐसा डब्बा या कोई प्रकार का एक टैंक हो जिसमें क्या होता है कि जितना भी कचरा वगैरह है तो वो उस टैंक में रुक जाए। इसमें हो सकता है उसके क्या कहा है कि बालू छनित्र। यह वर्षा जल के विभिन्न विधियां हैं। ये पूछ सकता है निम्न में सर्विस को पुनर्भरण और ये क्या किस प्रकार की विधियां हैं, तो ये जल संग्रहण की विधियां हैं। उसके बाद में बहुमूल्य जल संसाधन संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण विधि का प्रयोग करने का श्रेय व्यापक है, जिसमें घर की छतों और खुले स्थानों पर वर्षा जल के द्वारा संग्रहण किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण उपयोग के लिए है। भूमिगत जल का समुदाय की निर्भरता कम करता है। इसके अतिरिक्त मांग की आपूर्ति के लिए अंतरिम सेतु बंधन के कार्य के अतिरिक्त इसमें भौम जल निकालने के लिए ऊर्जा की बचत भी होती है, क्योंकि पुनर्भरण से भौम स्तर में वृद्धि हो जाती है। आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि देश में बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण में मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है, क्योंकि जल की मांग
अधिकांशतः नगरों और शहरों में पहले की आपूर्ति से आगे बढ़ चुकी है। वर्तमान में उपयुक्त कार्यों के आधार पर अतिरिक्त विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी के विलवणीकरण और शुद्ध और अर्ध शुष्क शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या, नदियों को जोड़ना, अधिक जल के क्षेत्रों में कम जल क्षेत्रों में से जल स्थानांतरित करके, जहां जल अधिक है उस जल का स्थानांतरित कर दो, कम जल क्षेत्रों वालों में जल स्थानांतरित करके भारत में जल समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय है। फिर भी व्यक्ति को उपभोक्ताओं और घरेलू समुदायों की दृष्टिकोण से बड़ी समस्या का जल का एक सबसे बड़ी समस्या जल का मूल्य है। रिपोर्टेड कर देना ये नेक्स्ट डब्बे वाला। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। राष्ट्रीय जल नीति 2002 जल आवंटन की प्राथमिकताएं विस्तृत रूप से निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्टित की गई है। कौन कौन सी? आगे जो नाम दिखे गए ना, ये क्रम में निर्दिष्टित है, प्राथमिकताओं के क्रम में। ये सबसे ज्यादा किसको जरूरत है? पहले पेयजल को, फिर उसके बाद में सिंचाई को, उसके बाद में जल शक्ति को, फिर नौकायान को, फिर औद्योगिक को, फिर अन्य उपयोग है। ये इस नीति में जल व्यवस्था के लिए प्रगतिशील एवं नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए हैं। इसमें मुख्य लक्ष्य इस प्रकार से हैं। कौन कौन से है? पहला है सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं में पीने का जल घटक में शामिल करना चाहिए। यानी कि जितनी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही है उसमें अगर कृषि के लिए पानी आ रहा है तो उसमें कितना क्यूसेक पानी है वो पीने के लिए शामिल है, और कौन कौन से राज्य हैं वो उनमें से उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये कि पीने का जल घटक को भी शामिल करना चाहिए, जहाँ पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है उनके लिए। उसके बाद में पेयजल सभी मानव जनित और प्राणियों, पशुओं और पक्षियों के लिए, मानव जनित और प्राणियों के लिए उपलब्ध करवाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद में भौमजल के शोषण, भौमजल का शोषण, भौमजल का शोषण यानी कि दिन रात कुएं चलाते रहना जिससे पानी है भौमजल का शोषण होता रहे, तो वो है भौमजल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय होने चाहिए। वर्तमान में पंजाब सरकार कर रही है, इसके द्वारा काम है वो कर रही है, नदियों को जोड़ रहा है। जितनी भी 5 नद है वो उसकी छोटी छोटी जो नहरें निकाल कर पूरे पंजाब में जल की आपूर्ति करने की कोशिशें हो रही है। उसके बाद में है सतह, जो सतह पर जल है, सतह और भौमजल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जांच दोनों की होनी चाहिए कितना शुद्ध है। जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाने चाहिए। किसके लिए? गुणवत्ता सुधारने के लिए। उसके बाद में जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधरनी चाहिए। उसके बाद में दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। उसके बाद में शिक्षा, विनिमय, उपक्रमणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा जल संरक्षण की चेतना को बढ़ावा देना चाहिए। जल क्षेत्र में भारत में सुधार कार्यक्रम, इंडिया रिफॉर्म्स इनिशिएटिव इन इंडिया, सरकार 2002 और वाटर रिसोर्स ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली, ये इसके आंकड़े थे। उसके बाद में है क्रियाकलाप के अंतर्गत राष्ट्रीय जल नीति 2012, गंगा सर्वेक्षण के बारे में वेबसाइट है www.mine.nc.in में एकत्रित करें तथा कक्षा पर चर्चा करें। राष्ट्रीय जल नीति 2012 भी दे रखी है, 2002 भी दे रखी है। उसके बाद में जल क्रांति अभियान 2015-16, जल क्रांति अभियान। जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है। आपूर्ति की मांग के बीच में अंतर समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन दुनिया के कई क्षेत्रों में जल के तनाव की स्थिति पैदा कर देगा। भारत एक खास स्थिति, उच्च जनसंख्या वृद्धि, तेजी से आर्थिक विकास के साथ पानी की भी बढ़ती मांग भी है। इसमें जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 15-16 में प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितना जल आता है, 70 लीटर या 80 लीटर या 100 लीटर। तो इस प्रकार सुनिश्चितता करना है कि वो नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितना जल आता है। भारत में
विभिन्न भागों में लोग पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण और प्रभाव और संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन नागरिकों में सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना भी है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतियों को प्रस्तावित किया गया। किनको गतिविधियों को प्रस्तावित किया गया? कौन कौन सी पहली गतिविधि है? जल ग्राम बनाने के लिए देश के लगभग 572 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक जल ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया है। नंबर 2, भारत के विभिन्न गांवों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र, यानी कि जहां पानी लगता है जिस जमीन में वो कमांड एरिया होता है। तो भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा का उत्तरी भाग, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, ये भारत का दक्षिणी भाग है, राजस्थान, गुजरात ये दोनों पश्चिम के हिस्से हैं, ओडिशा है ये पूर्व का है, मेघालय उत्तर पूर्व का, सेवन सिस्टर का है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में वो जल कल्याण वगैरह जो जल क्रांति अभियान चला था 2015-16 में, तो सेवन सिस्टर में कौन सा है? तो सेवन सिस्टर वाले जिलों में से मेघालय एकमात्र है। पूर्वी भारत में है ओडिशा, पश्चिमी भारत में 2 जिले हैं, राजस्थान और गुजरात। दक्षिणी भारत के 3 है, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, और उत्तरी भारत के 2 हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब नहीं है इसमें। नंबर 3 है प्रदूषण कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? नंबर 1, जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण। जल का संरक्षण करो और कृत्रिम पुनर्भरण करो। कहाँ? जमीन के अंदर। उसके बाद में भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा जितने भी कारखाने होते हैं ना, वो ड्रिलिंग करके सारा का सारा जो मलबा होता है वो सारा का सारा भूमिगत डाल देते हैं। उसके बाद में देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक, ये कोई रोग होता है या कोई केमिकल है, आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद में लोगों की जागरूकता फैलाने के लिए जन संचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, पोस्टर प्रतिस्पर्धा, बच्चों के लिए पोस्टर प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से इनमें जागरूकता फैलाई जा सकती है। जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया गया है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए। क्वेश्चन नंबर है इसका 1 है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव, जैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय को चक्रीय कर लो आप। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? जी सर। तो अभी तो ये कई बार जिक्र हुआ है इसका कि जल कैसा संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। शायद इसमें मिस प्रिंटिंग है, इसमें चक्रीय और अचक्रीय में। जैव और अजैव का तो संबंध ही नहीं है इस प्रकार से। अगर वैसा देखा जाए तो अजैव है। उसके बाद में निम्नलिखित दक्षिणी भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौमजल का उपयोग 0% के रूप में कुल भौमजल का संभाव्यता सबसे ज्यादा है? कौन सा होना चाहिए? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है। तो इसमें तमिलनाडु। नंबर 3 है, देश के प्रयुक्त जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित में से सेक्टरों में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा है? देश में कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में किस सेक्टर में ज्यादा है? उद्योगों में, सिंचाई में, घरेलू उपयोग में, और इनमें से कोई नहीं। तो सिंचाई में ज्यादा।